सर हम्म टेंशन का भी कोई मतलब ऐसा यूनिट वगैरह कुछ होता है क्या? हाँ, फोर्स का जो होता है न्यूटन, वही होता है टेंशन का भी। ठीक है, टेंशन भी फोर्स ही है ना। टेंशन कैसे यूनिट वही होगा जो फोर्स का होगा। ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है, चलो तो हम लोग कल देखे थे कुछ फ्री बॉडी डायग्राम, प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज थोड़ा सा और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट इसको सिखा देते हैं। ठीक है, उस बैच में भी सिखाए थे, तो वो सब देख लो जल्दी से। तो ये बैकअप वाला पोर्शन हम लोग कवर हो जाएगा। उसके बाद उसमें जो रेगुलर क्लास चल रहा है उसमें क्या बोलते हैं, कोलिजन हुआ था, कोलिजन बोलते हैं, सॉरी, कंजर्वेशन मोमेंटम। तो लास्ट क्लास में हम लोग कंजर्वेशन मोमेंटम उस बैच में डिस्कस किए थे, उसको भी देख लेना। वो क्लास किए थे क्या, मोमेंटम कंजर्वेशन वाला? बोलो। हाँ सर। अच्छा, किए हैं, ठीक। ओके ओके, ठीक ठीक है। तो एक दो प्रॉब्लम और सिखा देते हैं इसमें, जैसे कल जैसे बताया था उसी तरह का। देखो ये क्वेश्चन है, इस पे क्या बोला जा रहा है। टेंशन भी एक फोर्स ही है, ठीक है, तो उसका भी ऐसा न्यूटन ही होगा। टेंशन, फ्रिक्शन, ये सब फोर्स है। एक क्वेश्चन दिया, इन द सिस्टम, इन द सिस्टम in the system shown in the figure, in the system shown in the figure, all surfaces are, all surfaces are smooth, check, or string is massless, string is massless, and inextensible, and inextensible, वही है, massless है मतलब आइडियल स्ट्रिंग है। इसके अलावा इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहेगा, एक्सटेंड नहीं करेगा, है ना। मासलेस मतलब आइडियल स्ट्रिंग, मासलेस इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है आइडियल स्ट्रिंग। तो इसमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द एक्सीलरेशन, फाइंड द एक्सीलरेशन, ठीक है, फाइंड द एक्सीलरेशन, ठीक, एंड द टेंशन टी, एंड द टेंशन टी, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 रखना है, 9.8 वैल्यू होता है लेकिन 10 रखनी है हम लोग कैलकुलेशन के लिए। ये क्वेश्चन हो गया।
in the system shown in the figure, all surfaces are smooth, string is massless and inextensible. Find the acceleration and the tension T. तो देखो इस तरह का कुछ डायग्राम दिया हुआ है, ऐसा एक टेबल है इस तरह, ठीक है। ऐसा टेबल दिया हुआ है और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है 2 kg का, यहाँ पे एक 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है और यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है ऐसा, यहाँ से दूसरा ब्लॉक लगा हुआ है जो कि 4 kg का है। अब यहाँ पे एक्सेशन हो रहा है कितना, A, और यहाँ पे एक्सेशन हो रहा है ये भी A, ठीक। तो हम लोग को फाइंड आउट करना एक्सेशन कितना होगा और टेंशन कितना होगा। हम लोग को फाइंड करना एक्सेशन कितना होगा और टेंशन कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले, देखो ध्यान से हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। क्या हो जाएगा इक्वेशन, यहाँ पे एक्सेशन नीचे लग रहा है, यहाँ ऊपर टेंशन T लगेगा, ये टेंशन T लगेगा, इधर भी एक टेंशन T लगेगा, टेंशन से पुलिंग फोर्स, और टेंशन सेम होगा बिकॉज इट इज आइडियल स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg ब्लॉक। हम लोग 4 kg ब्लॉक का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो कैसा दिखेगा हम लोग को, ये 4 kg का ब्लॉक है, ठीक है। ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, mg लगेगा, वेट 4g, ठीक है। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ए लग रहा है एक्सीलरेशन, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 4g मतलब mg है ना, माइनस टेंशन इक्वल टू 4 है, न्यूटन के सेकेंड लॉ से, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। समझ में आ गया ना, 4g नीचे लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन, और 4g माइनस टी इक्वल टू 4 है। बोलो क्लियर है। और यहाँ तो नॉर्मल रिएक्शन भी होगा ना सर, क्योंकि क्या टच है। बोलो, सर यहाँ तो नॉर्मल रिएक्शन भी होगा ना, क्योंकि वो सरफेस से टच किया हुआ है। यहाँ पे नॉर्मल नहीं, ये टच नहीं है, ये तो अच्छा ये टच टाइप का बन गया है, ये थोड़ा दूर है डायग्राम, ये थोड़ा, ये टच नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा दूर में रखा हुआ है, यहाँ से इस तरह टेबल है, ठीक, ये टच नहीं है। और यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन होगा तो उसको तो mg बैलेंस कर दे रहा है ना, तो ये वाला mg नॉर्मल को कैंसिल आउट कर दे रहा है इस ब्लॉक के लिए, 2 kg ब्लॉक के लिए, ठीक है। समझ में आ गया। हाँ। बोलो, अब ये ब्लॉक में देखो, इस ब्लॉक पे नॉर्मल जो लगेगा ऐसे, उसको mg कैंसिल कर देगा, तो हम लोग को इस फोर्स से मतलब नहीं है, हम लोग को तो एक्स एक्सिस का लोगों का फोर्स चाहिए जो उसको पुल कर रहा है। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, ये हम लोग ब्लॉक बना रहे हैं, सपोज हम लोग यहाँ पे 2 kg ब्लॉक का FBD बना रहे हैं, ठीक है ना, FBD ऑफ 2 kg ब्लॉक। हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg ब्लॉक, ठीक है। हम लोग बना रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg ब्लॉक, ठीक, ऑफ 2 kg ब्लॉक। तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो देखो, इधर सिर्फ एक टेंशन लग रहा है, यहाँ सिर्फ एक टेंशन लग रहा है, ठीक है, और तो कुछ फोर्स नहीं लग रहा है, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन रहेगा नहीं, और बस एक एक्सेशन लग रहा है, ध्यान देना है यहाँ पे थोड़ा। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस पे mg नहीं लेंगे ना, mg तो y की तरफ का डायरेक्शन है, जिसको नॉर्मल कैंसिल आउट कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ का फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा,
सीधा सीधे टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 2 kg, एक्शन ए हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आया? जल्दी बोलो, कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो। नहीं सर। समझ में आ गया पूरा कैसे Yes. मिड लिए? ठीक है, तो 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं? अब टी का 2 पुट कर देंगे तो 4g, टी का 2 पुट कर दिए तो -2a इक्वल टू 4a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? 4g का वैल्यू हो जाएगा 6a हो जाएगा। ठीक है, 4g का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6a, 6 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा? a का वैल्यू हो जाएगा 4g/6, तो a का वैल्यू कितना होगा? 40/6। ठीक है, 40/6 मतलब 20/3, तो ये हम लोग का आंसर है। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो ए मिल गया, तो टेंशन तुम लोग बताओ कितना होगा? टेंशन निकालो, ए का वैल्यू पुट करके किसी भी इक्वेशन पे। टेंशन 2a है, तो टेंशन कितना होगा? 40/3 हो जाएगा। टेंशन हो न्यूटन। ठीक है, टेंशन फोर्स हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बोलो जल्दी से, कैसे फाइंड आउट किए? बोलो। यस सर। रिद्धिमा समझ में आ गया ना? हाँ सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग बनाओ। तो रुको, एक क्वेश्चन हम देते हैं तुम लोगों को सॉल्व करने। इसको ट्राई करो थोड़ा। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, जैसे इसमें क्या दिया हुआ है। कल इस तरह क्वेश्चन सिखाए थे। ठीक है, कल हम लोग इस तरह क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। एक पुली लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक 4 kg का ब्लॉक है। थ्री kg का ब्लॉक है यहाँ पे, सपोज 2 kg का ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक है, और यहाँ पे टेंशन T है, इस ब्रांच पे टेंशन T है। T1 मान लो, यहाँ का T2 मान लो। ठीक है, और ये सब तो A हो गया, एक्सीलरेशन यहाँ का A, जैसे A जा रहा है। ठीक, तो क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड करना है यहाँ पे A का वैल्यू कितना होगा, T1 कितना होगा, और T2 कितना होगा। चलो इसको बनाओ तुम लोग, हम 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, फिर हम बता देंगे कैसे बनेगा। ये आना चाहिए बनाने, कल हम ऐसा बताए हैं। ठीक है, चलो इसको बनाओ जल्दी से, इसको बनाओ सब लोग। ठीक, इसको बनाओगे फिर आगे डिस्कस करेंगे। आगे एक और तरह क्वेश्चन सिखाएंगे सॉल्व करने के लिए।
बन गया? बोलो, बताओ। बोलो सर मयंक, एक बना, सर बना रहे। बनाओ। कल ऐसे सिखाए थे ना, आराम से बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम पहले ड्रॉ कर लो, ठीक है? पहले एफबीडी ड्रॉ कर लो। कल हम डिस्कस किए इस तरह क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। तो पहले हम लोग एफबीडी ड्रॉ करें किसका? 4 kg ब्लॉक का कर लो, ठीक। हम लोग को एक दो ब्लॉक होने से ही चलेगा काम। तो अगर हम लोग 4 kg ब्लॉक का ड्रॉ करते हैं एफबीडी, तो क्या लिखेंगे? ऊपर कितना लग रहा है? टेंशन लग रहा है, ठीक। कितना टेंशन हो जाएगा? टेंशन यहाँ पे लिख लो, T2 माइनस कितना, नीचे लगेगा 4G यहाँ पे, इक्वल टू M इंटू ए, यानी 4 इंटू ए। दिस इक्वेशन नंबर 1, ठीक। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा? इस पे लगा दो सर 3 बन kg वाले गया। ब्लॉक। कितना आंसर आया बताओ? सर T2 आया है 400/9 न्यूटन अच्छा, और T1 आया है 200/9 न्यूटन और एक्सेलरेशन आया 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हम चेक करते हुए बना के, ठीक है। तुम्हारा भी आंसर आ गया मैम? मैं T2 नहीं आया। T2 नहीं आया है, ठीक है, हम देखते हैं। T1 का इक्वेशन सॉरी लिख सर दो। सर T1 नहीं आया। T1 नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे लोग T1 का इक्वेशन लिखते हैं। T1 कितना होगा? 2G माइनस T1 इक्वल टू 2A, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, हम लोग तो ए निकाल सकते हैं। ए का फॉर्मूला क्या बताए थे? नेट कूलिंग फोर्स बाय टोटल मास। ए निकाल लो, नेट कूलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मास। तो नेट कूलिंग फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? हम लोग यहाँ से नेट कूलिंग फोर्स को फाइंड आउट करेंगे, जो हो जाएगा कितना, 3G प्लस 2G माइनस 4G, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3G, नेट कूलिंग फोर्स हो जाएगा 3G मतलब 30, 3G प्लस 2G माइनस 4G बाई टोटल मास 9, है ना? 4 5 6 7 8 9, 9 kg। तो इसको सॉल्व कर लो। 30 माइनस 30 प्लस 20 50, 50 माइनस 40 बाई 9 आया है 10/9 एक्सीलरेशन। बताओ, यस हाँ सर। सर। आ गया ना? तो एक्सीलरेशन का वैल्यू हो जाएगा 10/9। T1 आ रहा है 160/9। ओके, ठीक है, हम चेक करते हैं। तो ये आ गया। अब बस T1 का वैल्यू पुट कर निकालो, इसमें इक्वेशन बैठा दो कहीं भी। तो चलो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, T1 ही निकाल लेते हैं। तो 20 माइनस T1 इक्वल टू 2A मतलब 20/9। सो T1 इक्वल टू हो जाएगा कितना? 20 माइनस 20/9, है ना? या 20/9 माइनस T1 इक्वल 20/9 माइनस 20। सो इसको सॉल्व कर लेना है, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 20 माइनस 180/9, 160/9 आया था, हाँ सर। ठीक है। T1 आ जाएगा 160/9। सिमिलरली T2 निकाल लेंगे। T2 इक्वेशन रख दो, तो T2 माइनस 4G इक्वल टू 4A, यानी कि T2 इक्वल टू 4A प्लस 4G। T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4A प्लस 4G। T2 इक्वल टू हो जाएगा 4A प्लस 4G, 4A प्लस 4G। तो 4A कितना है? 4A है अपने पास 4 इंटू A का वैल्यू है 10/9 प्लस 40। तो T2 हो जाएगा हम लोग का 40/9 प्लस 40, ठीक है। 40/9 प्लस 40, इसको सॉल्व कर लो और क्या, इसको सॉल्व करके देखो कितना आएगा। 4 9 36 इंटू 400/9 आ रहा था, हाँ सर। ठीक है। ये तो आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा, है ना? फ्री बॉडी डायग्राम इसको बोलते हैं हम लोग।
अच्छा एक क्वेश्चन सिखा देते हैं जिसमें थोड़ा सा कंपोनेंट वगैरह रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो ये सब जो बता रहे हैं 11th क्लास तक काम आएगा, और हर तरह का जो भी कंपटीशन एग्जाम होगा 9th-10th क्लास लेवल का, उसमें इस तरह का फ्री बॉडी डायग्राम ही आता है, तो इस पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने में। देखो एक क्वेश्चन देखो, ये ऐसा मान लो कि इंक्लाइंड है ना, कोई प्लैंक टाइप का इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पे 30 डिग्री 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री एंगल, और ये दिया हुआ है 30 डिग्री एंगल। ठीक है, 30 डिग्री एंगल। अब यहाँ पे सपोज एक ब्लॉक लगा हुआ है, इस ब्लॉक का नाम है ए। ठीक, इसके साथ एक ब्लॉक लगा हुआ है, इस ब्लॉक का नाम है बी। यहाँ पे पुली लगा हुआ है ऐसे, और वापस वही एक स्ट्रिंग बी वाला स्ट्रिंग यहाँ गया, और इसके साथ एक ब्लॉक लगा हुआ है सी। ठीक है, और यहाँ पे गिवन क्या क्या है, ए का मास दिया हुआ है 1 kg, बी का मास दिया हुआ है 3 kg 3 kg, और सी का मास दिया हुआ है 2 kg। ये मास गिवन है। तो हम लोग को निकालना है क्या क्या है, पार्ट ए में निकालना है एक्सीलरेशन, और पार्ट बी में निकालना है टेंशन। ठीक है, किसका एक्शन, इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन। तो पार्ट बी में निकालना है टेंशन। कौन सा टेंशन, मान लो यहाँ का T2 मान लिया पूरा इस स्ट्रिंग का, इतना पार्ट का, और इसका पार्ट का मान लिया T1, है ना। यहाँ तो स्ट्रिंग अलग अलग हुआ था, यहाँ तक स्ट्रिंग सेम है बी टू सी तक। तो ये दो चीज हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इस केस में भी हम लोग वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। तो पार्ट ए में जब निकालना है हम लोग को, ध्यान से देखो, तो पार्ट में ए में हम लोग को निकालना है तो हम लोग को सबसे पहले नेट पुलिंग फोर्स चाहिए। तो नेट पुलिंग फोर्स कैसे निकलेगा, देखो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। जैसे mg जो होता है ना, वो हमेशा टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ लगेगा। इसमें mg, इस पे mg, इस पे भी mg, हमेशा टुवर्ड्स सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इस mg को रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व कैसे करते हैं, देखो ध्यान दो, अगर इधर mg लगेगा, ये एंगल 60 है, तो ये भी एंगल हो जाएगा 60 इसके बीच में। ठीक है, तो ये बेस हो गया, तो ये वाला हो जाएगा mg cos 60, और ये हो जाएगा mg sin 60 इधर, mg sin 60। ठीक है ना, mg sin 60। सिमिलरली बी में भी इधर हो जाएगा mg cos 60, और इधर mg sin 60। यहाँ पे हो जाएगा mg sin 30, और यहाँ पे mg sin mg cos 30। यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg ऐसे लग रहा था, ये हो जाएगा mg cos 30, और इधर हो जाएगा mg sin 30। ठीक है, sin 30 डिग्री। इस तरह रिजॉल्व करते हैं हम लोग। क्या रिजॉल्व समझ में आया, बोलो। देखो फिर से बता दे एक बार रिजॉल्व कैसे करते हैं, इसको थोड़ा ठीक से बताए थे डायग्राम के साथ, थोड़ा इसको वाइड करके बताए थे। ठीक है, देखो ध्यान दो, मान लो ऐसा कोई प्लैंक रहेगा, और इस पे ऐसा कोई बॉक्स रहेगा, इस पे ऐसा कोई बॉक्स है सपोज। ठीक, तो हमेशा इसका जो मास होगा m ना, तो ग्रेविटेशन का में कैसे लगता है, ग्रेविटी फोर्स हमेशा इस तरह लगेगा, वेट इसमें एकदम टुवर्ड्स द ग्रेविटी, इस तरह स्ट्रेट। ठीक है, हमेशा इस तरह लगेगा। तो हम लोग को रिजॉल्व करना पड़ेगा इसको, रिजॉल्व मतलब वेक्टर कंपोनेंट से रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर ये एंगल थीटा होगा ना, ये एंगल देखो ध्यान दो सब लोग, ये एंगल थीटा होगा, तो यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करोगे अगर सीधा, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से देखो, ट्रिग्नोमेट्री का राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये 10th क्लास में पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये थीटा हो जाएगा, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा का वैल्यू होता है b/h, और sin थीटा का वैल्यू होता है p/h, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल पे। और tan थीटा होता है p/b, परपेंडिकुलर टू बेस। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर हम लोग लिखना चाहते हैं बेस का वैल्यू, तो बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस का वैल्यू हो जाएगा h cos थीटा, यहाँ से h cos थीटा। तो देखो यहाँ पे ये वाला बेस mg है,
सॉरी ये वाला, हाँ ये वाला बेस mg है, तो ये कितना होगा इसका बेस बोलते हैं, सॉरी ये हाइपोटेनस mg हो गया, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg cos थीटा बेस। सिमिलरली अगर परपेंडिकुलर लेंगे p का h sin थीटा होता है, तो बेस हाइपोटेनस तो mg है, तो ये वाला कितना होगा परपेंडिकुलर इसका, ये वाला बोलो, ये वाला बोलो, चाहे ये बोलो, ये भी परपेंडिकुलर है या फिर ये बोलो, एक ही बात है, तो हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं रिजॉल्व, ये वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं हम लोग वेट को। तो ऐसा रिजॉल्व करेंगे, अगर ए का मास कितना है 1 kg, बी का मास 3 kg और सी का मास 2 kg, तो रिजॉल्व करके क्या लिखेंगे, सबका साइन कंपोनेंट, तो क्या लिखेंगे पुलिंग फोर्स में सभी का साइन कंपोनेंट। क्या बोलो, समझ में आ रहा है क्या कि नहीं, बोलो। सर कॉस वाला समझ में आ गया, साइन वाला एक बार और बता दीजिए ना। अच्छा ठीक, देखो कॉस वाला बेस होगा ना, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू हो जाता है p/h, तो परपेंडिकुलर क्या लिख सकते हैं, h बाई साइन थीटा लिख सकते हैं ना, सॉरी h इंटू साइन थीटा, बोलो। अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो क्या हम परपेंडिकुलर लिख सकते हैं हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा, हाँ। बोलो। हाँ ना, तो देखो ये हुआ ना परपेंडिकुलर, बोलो यहाँ पे इस ट्रायंगल पे, क्योंकि परपेंडिकुलर ठीक थीटा के सामने वाला साइड होता है, तो ये दिख रहा है ना सामने वाला साइड थीटा का, इसको हम ग्रीन से बना रहे हैं, ये वाला ग्रीन वाला होगा ना परपेंडिकुलर, बोलो। यस सर। तो ये भी परपेंडिकुलर होगा पैरेलल इसका, है कि नहीं। ट्रायंगल को ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं अल्टरनेट एंगल से, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, तब तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। क्या क्लियर है, तो क्या हम इस परपेंडिकुलर लिख सकते हैं mg इंटू साइन थीटा, लिख सकते हैं ना रिजॉल्व करके। हाँ। तो अब देखो, तो इसलिए हम लोग जो हम लोग के पास वैल्यू था, कैसा था वैल्यू सब, जैसे एक ट्रायंगल पे ऐसा फिर डायग्राम बना दे रहे हैं, ऐसा दिख रहा था हम लोग को इंक्लाइंड, तो देखो यहाँ पे ए था अपना, ठीक है, यहाँ पे ए था, यहाँ पे क्या था बी था, यहाँ पे पुली लगा हुआ था, इधर सी था हम लोग का, ये 60 डिग्री था, 60 डिग्री है ये, और ये 30। तो अब यहाँ पे टेंशन हम लोग T2 ले लेते हैं, यहाँ पे टेंशन हम लोग T1 ले लिए थे, ठीक है। तो इधर का क्या हो जाएगा कंपोनेंट्स, ये होगा ma, जैसे रिजॉल्व करते गए तो ये इसको लिख पाएंगे m मास यहाँ का a, और g साइन कितना आया था ये कंपोनेंट, g साइन 660, थीटा 60 है, उसी तरह ये वाला कितना आएगा, ये आएगा mbg साइन 60, और ये कंपोनेंट कितना आएगा, ये आएगा mg साइन 30 आएगा ना, बोलो क्लियर है। जिस तरह सबका साइन कंपोनेंट लिए, और सब में कॉस रहेगा जिसको नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर देगा, इसका अपना एक कॉस कंपोनेंट भी रहेगा जिसको नॉर्मल बैलेंस कर दे रहा है। क्या समझ में आ गया, क्या बोले, बोलो जल्दी से। यस सर। साइन कंपोनेंट क्लियर हो गया ना। तो अगर इसमें पुलिंग फोर्स निकालेंगे तो कैसे कितना हो जाएगा, देखो पुलिंग फोर्स में वही mg करके लिखते हैं, तो एक हो जाएगा mag साइन 60 प्लस mbg साइन 60 माइनस क्या हो जाएगा mcg साइन 30, ठीक। तो अब ma का वैल्यू कितना है 1, g का वैल्यू कितना है 10, साइन 60 कितना होता है पता है, √3/2 साइन 60 का वैल्यू होता है, ये सब पढ़ोगे तुम, शायद नहीं पढ़े अभी तक। अच्छा, mb का वैल्यू कितना दिया हुआ था, mb का वैल्यू 3 kg, g का वैल्यू 10, और साइन 60 का वैल्यू √3/2, ठीक है। माइनस कर दो, माइनस करना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट दिख रहा है हम लोग को, ये देखो, तो माइनस करना पड़ेगा, 2 इंटू 10 इंटू 1/2, इसको सॉल्व करने से आ जाएगा 24.64 न्यूटन, तो नेट पुलिंग फोर्स हो गया। और टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास अगर बोलेंगे, टोटल मास हो जाएगा कितना,
टोटल मास हो जाएगा 1 + 3 + 2 यानी कि 6 kg। 6 kg। तो एक्सीलरेशन क्या होगा सिस्टम का? ये होगा 24.64 डिवाइड बाय 6। इसका वैल्यू आएगा 4.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपना एक्सीलरेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्सीलरेशन। ठीक है, ये एक्सीलरेशन हो जाएगा। अब टेंशन निकालना है, तो टेंशन निकालने के लिए हम लोग एफबीडी ड्रॉ कर लेंगे ब्लॉक ए का। तो ब्लॉक ए कैसा दिख रहा था? देखो ब्लॉक ए का अगर हम लोग बनाएंगे सिर्फ ब्लॉक ए को, तो ब्लॉक ए कुछ ऐसा दिख रहा था अपने पास। ये ब्लॉक ए है, इधर टेंशन T1 लग रहा है, इधर क्या लग रहा है? एक्सीलरेशन लग रहा है ए, और यहाँ पे MAG sin 60। ठीक है ना, ऐसा लग रहा था। तो इसका एफबीडी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसका एफबीडी अगर बनाएंगे, इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, क्या लिख देंगे? MAG sin 60 minus T1 इक्वल टू MA into A। तो T1 का वैल्यू कितना होगा? T1 ऐड कर दो, हो जाएगा MAG sin 60। ठीक है, माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस MA। वैल्यू सबको पुट कर देंगे, सारे वैल्यू को रख देते हैं। 1 × 10 sin 60 का √3/2, और ये आया था 4.1। ठीक है ना, तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो T1 का वैल्यू मिल जाएगा अपने को 4.56 न्यूटन। तो ये हो जाएगा हम लोग का T1 का आंसर। ठीक, अब हम लोग को एफबीडी ऑफ सी का सॉल्व करना है। सी का एफबीडी तो ऐसा रहेगा ब्लॉक, ये ब्लॉक सी हो गया। यहाँ पे क्या लगेगा? MCG साइन 30, और यहाँ पे T2, यहाँ पे A। ठीक है, तो हो जाएगा T2 माइनस MCG साइन 30। एरो देख के बस नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते हो, इसको रिवाइज करना घर में। MC है, ठीक, यहाँ T2 सॉल्व कर दो, T2 हो जाएगा MC A प्लस G साइन 30। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू T2 कितना हो जाएगा? T2 हो जाएगा 2 × 4.1 10, ये हाफ हो जाएगा 18.2 न्यूटन। ये होगा T2 का वैल्यू। ठीक है, तो एक और एक आंसर हो गया। बोलो क्या समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया। रिजॉल्व करना है ध्यान से, एक बार खुद से बनाना इसको। ठीक है, खुद से बार ट्राई करना, रिजॉल्व करके तो हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, रिजॉल्व करना पड़ता है बस। तो यहाँ तक तो क्लियर है तुम लोगों को? अच्छा, और एक बात सिखा देते, देखो ये लास्ट टॉपिक है, यहीं तक उन लोगों को भी बताए थे, और उसके बाद नॉर्मल क्लास जो 9 का टॉपिक था वो सब पढ़ाए थे। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन फोर्स का कराए थे, तो फोर्स वाला जो F=ma का इक्वेशन से क्वेश्चन कराए थे, तो इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और अभी उसके बाद वाले जो क्लास में हम लोग देखे थे, वो देखे थे। अच्छा, वो किए थे क्या? वो क्लास अटेंड किए थे, इसमें हम लोग फोर्स को प्रूव किए थे, मतलब F=ma होता है, वो क्लास अटेंड किए थे ना? बोलो। अच्छा, वो सब तुम लोग को ही बता दिए है ना? अच्छा, बता दिए थे उस दिन, पिछले क्लास में बता दिए थे। ठीक है, ये मोमेंटम वाला क्लास किए थे ना, कंजर्वेशन मोमेंटम? हाँ सर। ठीक है, तो उसमें और कुछ क्लास नहीं करना पड़ेगा, मतलब उसमें रेगुलर करो। अब इधर बैकअप का हो गया,
और इसके अलावा कोई भी न्यूमेरिकल में कुछ प्रॉब्लम होगा तो जो ग्रुप है ना टेलीग्राम वाला, उस ग्रुप में भेजना क्वेश्चन, ठीक है, उसमें लोग सॉल्व करके हम बता देंगे, या फिर क्लास में भी पूछ सकते हो जब क्लास शुरू होगा उस समय। देखो ये सब लेकिन 9th में नहीं है, हम बता दे रहे हैं, ये 9th में नहीं है, ये थोड़ा सा हायर क्लास में 11th में, बट सिखाने के लिए भी इसको बोल रहे हैं। तो ये एज अ तुम कंपटीशन विंडो टाइप का समझ के रखो, एक्स्ट्रा टॉपिक टाइप का, मतलब जो जेई का एक फाउंडेशन टाइप का, ठीक है, जो कि अभी से थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए। 9th में जितना कुछ है वो सो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और अभी क्लास में कर रहे हैं रेगुलर बैच में। उस पर अभी हम लोग इम्पल्स पढ़ लिए थे, कंजर्वेशन मोमेंटम का क्लास चल रहा था, ठीक है, फिर से एक बार बता देंगे उसको, इस जो क्लास शुरू होगा आज ही शायद है क्लास ना, आज शाम में है ना क्लास फिजिक्स का, तो आज अटेंड करना तुम लोग, तो आज रेगुलर उसमें अटेंड करना, ठीक है, दिक्कत नहीं हुआ कुछ, तो उसमें जितना बताएं उसके बाद से आगे बता देंगे, ठीक है। देखो एक कांस्टेंट इक्वेशन है, कांस्टेंट इक्वेशन का काम है ना, ये एक्सीलरेशन के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करता है। मतलब अगर हम लोग दोनों ब्लॉक का एक्शन नहीं पता है कि दोनों में एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन है, तो हम लोग कंस्ट्रेंट की हेल्प से करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान से सीखो आराम से, ठीक। जैसे क्वेश्चन है, मान लो यूजिंग कंस्ट्रेंट मेथड find the relation between acceleration of 1 and 2। कंस्टेंट रिलेशन को यूज करके 1 और 2 का एक्सीलरेशन फाइंड करना है, ठीक है, 1 और 2 का एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो मान लो कि हम लोग को नहीं पता कि दोनों में क्या एक्सीलरेशन का रिलेशन है, ऐसा तो वो दिख रहा है कि एक एक्सीलरेशन का दूसरा ऑपोजिट है, बट तब भी हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, मतलब प्रूव कर सकते हैं। जैसे ब्लॉक 2 है, ठीक, ध्यान से समझना, ये ब्लॉक 1 है, ठीक है, ये ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 है। तो ये क्या लगा रहता है, स्ट्रिंग लगा रहता है। देखो यहाँ से एक मिड पॉइंट कंसीडर करना, ठीक है, जहां पे पुली का हम लोग मिड पॉइंट लेंगे और इससे कैसे लाइन खींच देंगे। तो मान लो यहाँ से लेके ब्लॉक 1 तक का दूरी है स्ट्रिंग का, वो है x1, जो स्ट्रिंग का लंबाई है, और यहाँ से जो स्ट्रिंग का लंबाई है वो कितना हो जाएगा, x2। इतना पार्ट को नेग्लेक्ट करना है, जो इसको अपर वाला पार्ट है, छोटा सा पार्ट, इसको नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। अब देखो x1 और x2 तो एक स्ट्रिंग है, दोनों का लंबाई हमेशा फिक्स रहेगा। तो अगर हम लोग x1 प्लस x2 करेंगे, ये टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग देगा, जो कि कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो कि कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ गया यहाँ तक, बोलो क्या क्या बोले। यस ठीक, बिल्कुल आ गया होगा, बहुत सिंपल सा चीज है। अब एक टर्म होता है डिफरेंशिएशन, इसको 11 में पढ़ते हैं हम लोग, बट अभी के लिए जानो कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि हम लोग x1 को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि रेट हम लोग फाइंड आउट करते हैं x1 का विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और हम लोग x2 करेंगे अगर dt, तो यहाँ पे हम लोग को dl बाई dt भी करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये एरेट का बच्चा लोग थोड़ा बहुत जानता है इसके बारे में, ठीक है, तो तुम लोग अगर नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी उसका यूज नहीं होगा इतना, बट ठीक है तब भी देख लो। इसके बाद तो इतना समझो कि हम x1 को टाइम से डिवाइड किए। अगर इसको नहीं समझ में आ रही ये बात तो सीधा ऐसे लिखो, x1 को हम लोग टाइम से डिवाइड किए, ठीक है, x2 को हम लोग टाइम से डिवाइड किए, और इस कांस्टेंट को भी हम लोग टाइम से डिवाइड देंगे। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आता है, ठीक है। x1 बाई टाइम मतलब x1 तो डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या देगा, स्पीड देगा। ये पढ़े हो 9th क्लास में, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या देता है, स्पीड देता है। तो ये v1 बाई v2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, v1 प्लस v2। बोलो समझ में आया। x1 बाई t क्या होगा, v1 होगा, समझ में आया ये बात। डिस्प्लेसमेंट यस बाई टाइम क्या होता है, होगा ना वेलोसिटी, हाँ पढ़े ना मोशन चैप्टर में। अच्छा ये बताओ तो अगर हम लोग v1 को t से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो। अगर हम लोग v1 v2 को टाइम से डिवाइड देते तो क्या मिलता है हम लोग को, रेट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, बोलिए, एक्सीलरेशन, वेरी गुड। तो रेट ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो देखो a1 प्लस a2 इक्वल टू 0 आ गया। इससे हम लोग देख रहे हो यहाँ पे
रिलेशन फाइंड आउट कर लिया किसके बीच में, एक्सीलरेशन के बीच में, यानी कि a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -a2। तो ये हम लोग देख लिए, एक का डायरेक्शन दूसरे का ऑपोजिट होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन। ये यूज होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम पे। एक एग्जांपल बोलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर हम क्लास अभी क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये बस सीख लो थोड़ा सा, और एक जो क्वेश्चन बता रहे हैं, और इसको अच्छे जितना पढ़ाए हैं 2-3 क्लास में, उसको एक बार रिवाइज करना सभी लोग घर में अच्छे से, और रेगुलर क्लास फिर अटेंड करो, उसमें हम लोग क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक बचा उसको कवर करेंगे। वहां तक भी कोई डाउट होगा तो एक बार देख लेना, पूछ लेना ग्रुप में, और कोई नोट्स वोट्स का भी छूटा होगा तो वो सर के पास होगा, पीडीएफ ले लेना, सारा पीडीएफ भेज देते हैं सर को, विशाल सर के पास होगा, ठीक है। देखो एक पुली यहाँ पे लगा हुआ है सपोज, और यहाँ से स्ट्रिंग ऐसे गया है, फिर एक पुली यहाँ पे लगा हुआ है, इससे एक स्ट्रिंग गया है, और फिर एक पुली यहाँ पे लगा हुआ है, इससे एक स्ट्रिंग गया है, ठीक है। इन तीनों से बड़ा सा ब्लॉक लगा हुआ है, कितना केजी का, 1 केजी का, और यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ है जो कितना केजी का है, जो है 2 केजी का। तो हम लोग को फाइंड करना है इस दो ब्लॉक के लिए A1 और A2 में क्या रिलेशन है, इसको फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2, ठीक है ना, ये फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, क्या बोले, एक रेफरेंस पॉइंट मान लो, तो इसको हम लोग मिड पॉइंट, इस पहले वाला पुली का हम लोग इस तरह एक मिड पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं, ये रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ से पहले ब्लॉक का दूरी को हम लोग x1 मान लिए, ध्यान देना सभी लोग, और कॉपी में इसको लिखते जाओ, मतलब समझ समझ के लिखो। इसका नाम दे दो ब्लॉक पुली 1, इसका नाम दे दो पुली ब्लॉक 2, ये ब्लॉक 1 है, इसका नाम 1 ही है, इसको 1 है तो ये 2 है, इसको 3 नाम दे दो, और इसको 4 दे दो, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको कुछ नहीं देना है। यहाँ से मिड पॉइंट ड्रॉ कर लिए, x1 हो गया, 3 तक का जो दूरी है उसको x3 नाम दे दो, मतलब धागा का जो लंबाई है 3 तक। चौथा ब्लॉक तक जो पुली तक जो डिस्टेंस को x4 बोल दो, और दूसरा तक जो दूरी है उसको x2 बोल दो, ठीक है, समझ में आ गया। सबको हम लोग एक ही डिस्टेंस, एक ही रेफरेंस पॉइंट से ले रहे हैं। पहला ब्लॉक का डिस्टेंस को x1, थर्ड ब्लॉक का डिस्टेंस को x3, फोर्थ ब्लॉक के डिस्टेंस को x4, और सेकंड ब्लॉक तक का डिस्टेंस को ले रहे हैं x2। यहाँ 3 और 4 पुली है, ठीक। तो देखो x1, यहाँ ध्यान देना, अगर हम लिखेंगे x1 प्लस x3, ध्यान दो, सॉरी इनटू लिख दिए, x1 प्लस x3 होगा। अगर हम लिख रहे हैं x1 प्लस x3, तो बताओ कितना होगा ये एक धागा दिख रहा है, एक स्ट्रिंग, देखो उसको रेड से ड्रॉ कर रहे हैं। x1 x3 क्या है, ये वाला पूरा है, यहाँ से लेके पूरा, ये एक स्ट्रिंग ऐसे गया, जो कि एक स्ट्रिंग है, तो इसका नाम हम लोग L1 बोल दिया, लेंथ 1, ठीक। इससे तुम लोग बताओ तो L2 का वैल्यू क्या होगा, इस स्ट्रिंग का वैल्यू बताओ तो क्या होगा, देखते हैं किसको समझ में आया। इसको लोग किसी और कलर से करते, रुको, बताओ ये वाली स्ट्रिंग का वैल्यू क्या होगा, इस स्ट्रिंग का वैल्यू बोलो तो क्या होगा, बोलो बोलो। बताओ मैंग, रिद्धि में बताओ। सर x2 माइनस x3। ये वाला स्ट्रिंग का, ये वाला पूरे स्ट्रिंग का वैल्यू बताओ कितना होगा, कितना हो जाएगा। सर x2 माइनस x3 इक्वल्स टू x1 माइनस x3 होगा ना। अगर ये लंबाई चाहिए तो कितना मिलेगा, देखो यहाँ तक x3 है, पूरा x1 है, तो ये कितना बचेगा, x माइनस x3 बचेगा ना, कि नहीं। अगर ये पूरा x1 है, ये पूरा x3, तो ये कितना पार्ट बचा, ये वाला x1 माइनस x3 बचा कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है, बोलो। ये पूरा लेंथ कितना है, x1 है कि नहीं पूरा लेंथ, ये वाला, और ये पूरा लेंथ x3 है कि नहीं, तो कितना पार्ट बचा, ये x1 माइनस x3 बचा ये पार्ट के लिए। सिमिलरली इधर का पार्ट बताओ तो ये कितना बचेगा, बोलो।
x1 minus x4 x4 माइनस x3 ना, ओ यहाँ से इधर वाला नहीं, हम हाँ एक्चुअली वो ब्लॉक 4 का मान लिए थे। कितना होगा x4 माइनस x3 होगा ना, बोलो जल्दी होगा कि नहीं, Yes, sir. क्या समझ में आ गया मैम? Yes, sir. ठीक है, रिद्धिमा समझ में आया? हाँ सर। अच्छा ये वाला लास्ट वाला बोलो, ये थ्रेड का बताओ तुम लोग, इसको हम लोग को दूसरा कोई कलर से बना देते हैं। इसको हम लोग सपोज चलो ब्लू से बनाते हैं, ठीक है। चलो इस पार्ट का बताओ, इस पार्ट का ये लेंथ बताओ तो कितना होगा, ये वाला लेंथ पूरा, देखिए बोल पा रहे हो कि नहीं, ध्यान से बोलना। Sir, x1 minus x4. वेरी गुड, x1 माइनस x4 प्लस कितना, x2 minus x4 यस वेरी गुड, x2 माइनस x4, ये लेंथ 3 है, ठीक है। तो हम लोग अगर डिफरेंशिएट करते करते चलेंगे, x बाई टी करेंगे v मिलेगा, फिर v बाई टी करेंगे a मिलेगा, तो हम लोग को यहाँ से देखो क्या क्या मिल जाएगा, इसी को देखते हुए लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते रहेंगे ऑन डबल डिफरेंशिएटिंग, डबल डिफरेंशिएटिंग का मतलब एक बार करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, दूसरा बार करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो a1 प्लस a3 कितना होगा, 0, कांस्टेंट का 0 होता है, पहले ही बताएं लेंथ कांस्टेंट है। और सिमिलरली अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि a1 प्लस a4 है ना, इसका माइनस कितना आएगा a4, देखो a1 इसका a3 आएगा, सॉरी x3 मतलब a3, जहां जो x है उसके a लिख दो, डिफरेंशिएट करने से वही रिजल्ट आएगा। तो उसको इरेज कर देते हैं, आराम से समझो, बहुत सिंपल है, ठीक। और अभी तक 12 11 क्लास तक काम आएगा ये। तो इसका वैल्यू हो जाएगा a1, ठीक, x3 का वैल्यू होगा माइनस a3, x4 का वैल्यू होगा a4 और इसका वैल्यू होगा माइनस a3, दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसी तरह a1 को डिफरेंशिएट करने से x1 को डिफरेंशिएट करने a1 ही मिलेगा, x4 से a4 मिलेगा, x2 से a2 मिलेगा और इस यहाँ से माइनस a4 मिलेगा, दिस शुड बी 0। तो क्या मिल गया हम लोग को इक्वेशन, a1 प्लस a3 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक। इसी तरह यहाँ पे देखो, a1 प्लस a4 माइनस 2a3 इक्वल टू 0 आ गया, और a1 प्लस a2 माइनस 2a4 ये 0 आ गया। तो हम लोग को a1 a2 पे रिलेशन चाहिए। तो अगर 1 2 3 को सॉल्व करेंगे हम लोग, क्वेश्चन 1 2 3 को, जैसे a1 के वैल्यू को माइनस a3 रख देंगे, ठीक है, a4 को कैंसिल आउट कर देंगे, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, अगर इसको सॉल्व करके देखना, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, दिस इज 1, ये 2 और ये 3। तो ऑन सॉल्विंग, जैसे सॉल्व करते हो टू इक्वेशंस को, है ना, 9 क्लास में करते ही हो। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 and 3, 1 2 and 3, तो देखना सॉल्व करके यहाँ पे a2 का जो वैल्यू होगा वो माइनस 7 a1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को मिल गया ब्लॉक ए, ये ब्लॉक 2 का था एक्सेशन और ये ब्लॉक ए का था, ब्लॉक 1 का। तो हम लोग को यहाँ पे मिल गया ब्लॉक 1 और 2 के बीच में एक्सीलरेशन का रिलेशन। तो हम लोग कंस्टेंट इक्वेशन का वहीं पे यूज करते हैं जहाँ पे हम लोग को एक्सीलरेशन का रिलेशन चाहिए। हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, अगर कॉम्प्लिकेटेड होगा, छोटा मोटा प्रॉब्लम में तो निकाल लेते हैं, देख के बता देंगे जैसे अभी तक बनाए हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चन में हम लोग इसका रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, बोलो। हाँ सर। तो यहाँ तक उन लोग को भी सब बताए थे, ठीक है, तुम लोग को बता दिए। तो आज से फिर रेगुलर क्लास करना, और किसी भी तरह का डाउट होगा तो ग्रुप में सेंड करना, टेलीग्राम ग्रुप में, और अच्छे से पढ़ाई करो, जितना भी चीज पढ़ाए हैं अब तक एक बार रिवाइज करते रहो,
कहीं पे भी कोई टॉपिक लगेगा छूटा हुआ तो बोलना, या फिर उसका नोट्स सर से एक बार ले लेना, या मुझे बोलना, उसको डाउट बता देंगे फिर से, ठीक है। और रेगुलर क्लास में तो हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन देख रहे थे, उसको आज फिर रिवाइज करके उसका प्रॉब्लम करेंगे, जैसे रिकॉइल वेलोसिटी ये सब करेंगे, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज क्लास जो है उसमें अटेंड कर लेना, और उसके बाद फिर ये चैप्टर ये भी 1-2 क्लास पढ़ाएंगे रेगुलर बैच में, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग, वर्क एनर्जी, ठीक है। उसके बाद जो है, ठीक, क्लियर है यहाँ तक? बोलो सभी को, ठीक है ना? हाँ Yes. ठीक है। तो नोट्स चाहिए तो नोट्स भी हम भेज देंगे अभी विशाल सर को, उनसे भी ले सकते हो, थोड़ा रिवाइज कर लेना, ठीक। चलो आज हम लोग क्लास यहाँ क्लोज करते हैं, शाम का क्लास अटेंड करना, ठीक है।